Class 8th students, today I am starting remaining part of the chapter conservation of plant and animals. Tiger. Tiger you can see in this picture, and if you visit in a zoo or any national park, so you can see the tiger here, there. And tiger is one of the many species which are slowly disappearing from our forest. तो बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, उनमें भी टाइगर भी एक ऐसी स्पीसीज़ है जो कि धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है फॉरेस्ट से. मीन्स फॉरेस्ट से जो इनकी क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है. बट द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज़ बीन सीन हेयर. लेकिन जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, इट इज़ यूनिक, ये बहुत अलग है इन द सेंस दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन सीन हियर. तो यहाँ देखा गया कि यहाँ जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो सिग्निफिकेंट तरीके से इंक्रीज़ हो रही है. मीन्स यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन डिसअपियर होने के बजाय इंक्रीज़ हो रही है. वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क. बहुत समय पहले जो एनिमल लायन है और एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज और बारासिंगा ये भी सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाए जाते थे. एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल्स. तो ऐसे एनिमल्स जिनके नंबर या जिनकी क्वांटिटी जो है धीरे धीरे कम हो रही है एक लेवल तक, और दे माइट फेसिंग एक्सटिंक्शन, और वो विलुप्त होने की कगार में है, तो उनको हम एंडेंजर्ड एनिमल्स कहेंगे. वी विल से देम एंडेंजर्ड एनिमल्स. तो एंडेंजर्ड एनिमल आर द एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल एंड दे माइट फेस एक्सटिंक्शन नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल्स. बूझो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर विच बिकम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम एगो. तो बूझो रिमाइंड करता है डायनासोर के बारे में जो कि बहुत लंबे समय पहले ही, बहुत पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. Survival of some animals has become difficult because of disturbance in their natural habitat. और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनका जो सर्वाइवल है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है क्योंकि उनके जो नेचुरल हैबिटेट है वो जहाँ वो रहते हैं वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गए हैं. प्रोफेसर अहमद टेल्स दैम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल स्ट्रिक्ट रूल आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क. तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं जितने भी नेशनल पार्क हैं वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए हैं, वो इम्पोज किए जाते हैं, फोर्सली अप्लाई किए जाते हैं एनिमल्स और प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए. ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एट्सेट्रा आर नॉट अलाउड. तो नेशनल पार्क्स में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे जानवरों को चराना, उनकी पोचिंग, उनकी हंटिंग, उनको कैप्चर करना, उनको मारना, ये सब, और फायरवुड का कलेक्शन, फ्यूल के लिए जो फायरवुड का कलेक्शन करते हैं लोग, मेडिसिनल प्लांट का कलेक्शन, ये सब वहाँ अलाउड नहीं होते हैं. आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन. क्या केवल बड़े जानवर ही एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं? मीन्स बड़े जानवर ही विलुप्त होने की कगार पर हैं. माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स. तो माधव जी पहेली को बताते हैं कि जो छोटे जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा खतरे में है एक्सटिंक्ट होने के देन द बिगर एनिमल. मीन्स छोटे जानवर ही ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, frogs, lizards, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. तो हमने देखा कि हम स्नेक्स को, फ्रॉग्स को, लेजर्ड को, बैट को, इनको बेरहमी से मारते हैं बिना ये रियलाइज़ किए कि उनकी इंपॉर्टेंस इकोसिस्टम में क्या है. मीन्स इकोसिस्टम का जो बैलेंस है इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दी एनिमल्स. मीन्स छोटे से बड़े एनिमल अगर सभी एक्सेस करेंगे देन वी कैन से the balance in nature occurred. By killing them we are harming ourselves. तो उनको मार के हम अपना ही हार्म कर रहे हैं, अपनी ही हानि कर रहे हैं. They might be small in size but their role in the ecosystem cannot be ignored. अब उनका साइज़ भले ही छोटा हो लेकिन उनका जो रोल है इकोसिस्टम में हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते. They form part of food chains and food webs about which you learned in class. You can see in this figure food chain and food web. And food chain, you can understand it. Here is a plant and eaten by the deer, and deer is eaten by this lion, and after the death of lion, the decomposers or micro consumer, these decompose it, the lion, and it will make the humus in the soil, and in the soil the plant will grow, and after this cycle is going on. तो इस तरीके से साइकिल चलते रहेगा, that is known as food chain. And
द प्लांट इज नॉट ओनली ईटन बाय द डियर, इट इज़ ऑल्सो ईटन बाय द काउ एंड बफेलोज। तो इस तरीके से एक चेन जो वेब का फॉर्मेशन ले लेगा, यू कैन सी द वेब, दिस इज द फूड वेब। Now the ecosystem. An ecosystem is made up of all the plants, animals and microorganisms in an area along with the non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. तो जो इकोसिस्टम है वो किसी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स, एनिमल्स और वहाँ पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके साथ साथ जो नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं, जैसे कि क्लाइमेट है, उस एरिया का क्लाइमेट है, वहाँ की सॉइल है और वहाँ के जो रिवर डेल्टाज हैं, इन सभी से मिलकर इकोसिस्टम बनता है। मीन्स एनिमल, प्लांट और उनके हैबिटेट से मिलकर इकोसिस्टम बनता है, जिसके इंट्रैक्शन से वो पूरी तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं उस एरिया में। नाउ रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रन। तो जो प्रोफेसर अहमद थे वो एक्सप्लेन करते हैं अबाउट द रेड डेटा बुक। ही टेल्स देम द रेड डेटा बुक इज़ द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो बताते हैं बच्चों को कि जो रेड डेटा बुक है ये ऐसी सोर्स बुक है जो कि सभी एंडेंजर्ड एनिमल को और एंडेंजर्ड प्लांट को, मीन्स जिनकी जो एनिमल्स और जो प्लांट भविष्य में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, तो ऐसे एनिमल्स का रिकॉर्ड रखती है। सो रेड डेटा बुक इज़ मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो रेड डेटा बुक है दैट इज़ मेंटेन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको इंटरनेशनली मेंटेन रखती है। तो रेड डेटा बुक में जो भी रिकॉर्ड है वो नॉट ओनली द इंडियन लेवल, केवल इंडिया के लेवल पर नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पर मेंटेन रहता है। मीन्स पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये मेंटेन रहता है। मीन्स जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है नॉट ओनली इन इंडिया, इन अदर कंट्री विच आर एंडेंजर्ड, तो द रिकॉर्ड इज मेंटेन इन दिस बुक। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डेटा बुक फॉर प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया भी मेंटेन्स करता है अपने यहाँ के एंडेंजर्ड प्लांट या एंडेंजर्ड एनिमल्स को इन दी रेड डेटा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज माइग्रेशन। The excursion party then enters deeper into the forest under the guidance of माधव जी। तो जो स्टूडेंट्स की टीम थी जो कि भ्रमण के लिए निकली हुई थी, दे एंटर डीपर इनटू द फॉरेस्ट, तो जंगल के अंदर वो एंटर करते हैं माधव जी की गाइडेंस में। दे सिट नियर दी तावा रिजर्वायर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। तो वो बैठ जाते हैं जो तावा रिजर्वायर है उसके पास कुछ समय रिलैक्स करने के लिए, आराम के लिए। पहेली ऑब्जर्व्स सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। तो पहेली ऑब्जर्व करती है कुछ बर्ड्स को उस नदी के किनारे। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड। तो माधव जी बताते हैं बच्चों को कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लॉन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो बर्ड्स हैं ये वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से यहाँ उड़ के आई हुई हैं। दे आर माइग्रेटरी मीन्स एक दूसरी जगह से यहाँ माइग्रेट करके आई हुई हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो उड़ के बहुत दूर के एरिया से हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पर, मीन्स जिस समय क्लाइमेट चेंज होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम में माइग्रेट करके एक दूसरी जगह जाती हैं, दूर दूर के एरियाज़ में जाती हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इन हॉस्पिटल। तो वो उड़ के दूसरी जगह माइग्रेट करके जाती हैं फॉर लेइंग एग्स, अंडे देने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो उनके जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ वो रहते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट है जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, सूटेबल कंडीशन ना होने की वजह से वो माइग्रेट कर जाती हैं फॉर लेइंग एग्स। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स एज पहली लर्नड इन क्लास 7th। तो जो बर्ड्स जो कि बहुत लंबी डिस्टेंस को तय करती हैं, कवर करती हैं टू रीच द अनदर लैंड, दूसरी जगह दूसरी लैंड में पहुंचने के लिए, एंड दीज आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ऐसे बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है, जैसे कि पहली ने क्लास 7th में पढ़ा था अबाउट द माइग्रेटरी बर्ड्स।
recycling of paper. Professor Ahmed draws attention of the children to another cause of deforestation. जो प्रोफेसर अहमद हैं वो बच्चों का ध्यान एक दूसरे कॉज की ओर, जो डिफोरेस्टेशन का कॉज है उसकी ओर आकर्षित करते हैं. ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर. तो वो बच्चों को बताते हैं कि 17 फुल ग्रोन ट्रीज मतलब 17 जो पूरी तरीके से बड़े पेड़ हैं उनसे 1 टन पेपर बनाया जाता है, वो यूज़ होते हैं 1 टन पेपर बनाने में. तो देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसीलिए हमने पेपर को सेव करना चाहिए. इफ़ वी सेव पेपर वी विल सेव द ट्रीज. प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 times फॉर यूज़. और प्रोफेसर अहमद ये भी बताते हैं कि जो पेपर है इट कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 times फॉर यूज़. तो ये 5 से 7 बार रिसाइकिल हो सकता है. इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एटलीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन अ डे वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर. तो अगर हर एक बच्चा एटलीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर एक दिन में अगर सेव करता है तो वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर. तो एक साल में हम बहुत सारे पेड़ों को सेव कर सकते हैं. वी शुड सेव रीयूज़ यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट. तो हमने पेपर्स को सेव करना चाहिए, रीयूज़ भी करना चाहिए, जो यूज्ड पेपर है उनका रीयूज़ भी कर लेना चाहिए एंड उसको रिसाइकिल भी करना चाहिए. तो बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर. तो ऐसा करके केवल हम पेड़ों को ही नहीं सेव करते, और इसके साथ साथ जो एनर्जी है, जो एनर्जी मीन्स जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है और जो वाटर का यूज़ होता है पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, पेपर को बनाने के लिए, उसको भी हम सेव करते हैं. मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स ऑल्सो यूज्ड इन द पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड. और उसके अलावा जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कि पेपर बनाने में यूज़ किए जाते हैं उनको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, उनके भी यूज़ को हम कम कर सकते हैं. नाउ रिफॉरेस्टेशन, द टॉपिक रिफॉरेस्टेशन. Professor Ahmed suggests that the answer to the deforestation is reforestation. तो प्रोफेसर अहमद सजेस्ट करते हैं कि जो आंसर है डिफॉरेस्टेशन का, मीन्स डिफॉरेस्टेशन को हम रिफॉरेस्टेशन से चेंज कर सकते हैं. रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज. तो जो रिफॉरेस्टेशन है वो दोबारा से संग्रहित करना, जो डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट है उनको दोबारा से हम लगा सकते हैं रिफॉरेस्टेशन की वजह से. दिस इज़ द प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज. तो अगर हम नए पेड़ को लगाते हैं तो हम जो डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट है उसको रीस्टॉक कर सकते हैं, मीन्स उसको पुनः संग्रहित कर सकते हैं. द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट. तो जो पेड़ लगाए जाते हैं दे शुड जनरली बी द सेम स्पीसीज. तो उनको जनरली उसी स्पीसीज का होना चाहिए जो उस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट. तो हमने जितने पेड़ काटे होते हैं उतने ही पेड़ लगभग हमको एटलीस्ट उतने तो लगाने ही चाहिए. रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो. रिफॉरेस्टेशन प्राकृतिक रूप से भी होता है, मीन्स उनके जो बीज हैं, पेड़ के जो बीज हैं वो अगर सॉइल में गिर जाते हैं तो अपने आप ही डिफॉरेस्टेशन हो जाता है. इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब. अगर हम जो जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है उस एरिया को अगर बिना उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो रिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस नेचुरली हो जाती है. इट रीस्टेब्लिशेस इटसेल्फ. तो ये अपने आप ही रीस्टेब्लिश हो जाता है. इफ़ जो डिफॉरेस्टेड एरिया है इफ़ इट इज़ लेफ्ट इन अनडिस्टर्ब, अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा डिफॉरेस्टेड एरिया में तो इट इज़ रीस्टेब्लिश इटसेल्फ. अपने आप ही इस्टेब्लिश हो जाएगा, मीन्स अपने आप ही वहाँ नेचुरली जो रिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस है वो हो जाएगी. इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग. तो जो प्राकृतिक रूप से रिफॉरेस्टेशन होता है मीन्स पेड़ लगाने की जो प्रोसेस प्राकृतिक रूप से होती है इसमें ह्यूमन बींग का कोई भी रोल नहीं होता है. We have already caused
ट्रेमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। हमारे कारण हमें मालूम है कि बहुत ज़्यादा जो फॉरेस्ट है उनका डैमेज हुआ है। वी आर द कॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। इफ़ वी हैव टू retain our green wealth for future generation, plantation of more trees is the only option। तो अगर हम चाहते हैं जो हमारी ग्रीन वेल्थ है, what is our green wealth? The plants, the trees, these are our green wealth। तो जो अगर हम चाहते हैं जो हमारी ग्रीन वेल्थ है, जो हमारी हरी संपत्ति है, वो रिटेन रहे भविष्य के लिए, भविष्य की जनरेशन के लिए, तो इसका एक ऑप्शन हमारे पास है, ओनली द प्लांटेशन, मीन्स प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। प्रोफेसर अहमद टोल्ड दैम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो प्रोफेसर अहमद बच्चे को बताते हैं कि भारत में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, एंड दिस एक्ट इज़ एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। और इस एक्ट का जो एम है वो नेचुरल फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना, उसको कंजर्व करना, और जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक सुविधाएँ हैं वहाँ के लोगों की, उस जंगल में रहने वाले लोगों की या उसके पास में रहने वाले लोगों की, उनको पूरा करना। After some rest, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset। तो कुछ देर रेस्ट करने के बाद माधव जी बच्चों से कहते हैं कि उनको अब वापस जाना चाहिए, क्योंकि जंगल में सनसेट के बाद, मीन्स सूरज छुपने के बाद, वहाँ पे स्टे करना एडवाइजेबल नहीं है। तो ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग दैम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो वापस जाते वक्त जो माधव जी हैं, प्रोफेसर अहमद एंड बच्चे माधव जी को थैंक करते हैं, धन्यवाद देते हैं उनके इस एक्साइटिंग अनुभव के लिए, जो उन्होंने उनको पूरा जंगल गाइड किया, जंगल को दिखाया, उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं।